नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बहुत शानदार टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हैं। संविधान की समझ जो लोग रखते हैं और ये संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्होंने अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो शायद बहुत बड़ा मौका है जो आप समझ सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। इस वीडियो में हम लोग संविधान की आधारभूत समझ, कैसे संविधान में क्या चीज़ चेंजिंग आती है, कैसे परिवर्तन होता है, इसके अलावा कुछ विशेष या मुख्य केसों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे केस हुए जिन पर संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ठीक है, तो संविधान, मूल अधिकार, संविधान और DPSP, नीति निर्दिष्ट, तीन चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विशेषकर हम लोग तीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब का केस क्या था, केशवानंद भारती का केस क्या था, सज्जन सिंह का क्या मामला था, या एक और केस है जिसमें आपका शंकरी प्रसाद का क्या मामला था। ठीक है, तो एक आधारभूत समझ है संविधान की। बहुत शानदार वीडियो है, पूरा अंत तक जरूर देखें। आपको एक बहुत बड़ी समझ जो है होगी संविधान के बारे में कि अगर सरकार पावरफुल हो तो संविधान और सरकार में क्या अंतर रहता है, कौन आगे है, संविधान बड़ा है, न्यायपालिका बड़ी है या सरकार बड़ी है, तीनों चीज़ें में क्या बड़ा है और कैसे कैसे अब तक का इतिहास बताता है, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो मुख्य रूप से मौलिक अधिकार का एक टॉपिक है। मौलिक अधिकार आपको पता है 12 से लेकर 35 के बीच में है। कहाँ से? 12 से 35 के बीच में है। और संविधान संशोधन के बारे में भी चर्चा करेंगे, 368 में होता है। और कुछ नीति निर्देशित तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। 12 से 35 के बारे में आज मैं मुख्य रूप से दो ही टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। एक तो 12 के बारे में बताऊँगा, अनुच्छेद 12 क्या है, ये राज्य की परिभाषा होती है। और अनुच्छेद 13 में क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13, दो ही आर्टिकल 12 से 35 होते हैं। 12 से 35 नहीं, हम सिर्फ 12 और 13 के बारे में चर्चा करेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 14 से लेकर समानता का अधिकार होता है, उसके बाद आगे देखेंगे। 12-13 कोई इतने विस्तार से नहीं समझाएगा, ये यकीन रखिए, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। यूट्यूब पर आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी ऐसी चीज़ें, तो आपको एक समझ विकसित होगी संविधान के बारे में केवल 12 और 13, और जिसमें 13 पे ही चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो 13 पे होने वाला है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है साहब, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 12-13, पहले 12 समझ लेते हैं। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, यानी कि राज्य के अंतर्गत, राज्य मतलब यहाँ देश की बात कही गई है। जहाँ पर भी संविधान में राज्य लिखा होता है उसका मतलब देश से ही है, देश से, प्रांत से। ठीक है, उसके हर एक उस चीज़ से है जो राज्य के अंदर, देश के अंतर्गत आती है। यानी कि राज्य की परिभाषा में देखा जाए तो राज्य की परिभाषा में संसद होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, है ना, या राज्य की सरकारें होंगी। ठीक है, जो क्या कहते हैं आपका केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसके अलावा न्यायपालिका है, इसके अलावा कुछ और जैसे ONGC, NTPC, कुछ संस्थाएं हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्राम पंचायत, न्यायपालिका, ये सब चीज़ें। तो आप मुख्य रूप से देखूँ, केंद्र सरकार कि सब कुछ, संसद, कार्यपालिका वगैरह, इसके अलावा राज्य सरकार, इसके अलावा न्यायपालिका, इसके अलावा ग्राम पंचायत और आपका न्यायपालिका, या कह सकते हैं नगर पंचायत, और कुछ संस्थाएं लाइक जैसे ICC हो गया, या जैसे क्या कहते हैं NTPC हो गया, या ONGC हो गया, कुछ संस्थाएं, सब चीज़ को मिलाकर एक देश बना हुआ है, उसी में राज्य को अंतर्गत उसको कहा जाता है। चलिए, अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य है। राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है, बहुत विशेष बात नहीं, किताबों में सारी बातें लिखी होती है, कोई समझने वाली बात नहीं है इसमें। सारी चर्चा आज करने वाले हैं अनुच्छेद 13, जो पूरे के पूरे संविधान का सबसे खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार में तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे संविधान के अंतर्गत। अगर अनुच्छेद 13 पर चर्चा करें, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32, ये ऐसे दो मौलिक अधिकार हैं जिनके जरिए अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीने जाते हैं, तो उनके सहारे ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक या कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। केवल आज 13 के बारे में चर्चा करेंगे, 32 की चर्चा जब 32 तक पहुंचेंगे तब करेंगे। चलिएगा, जब सरकार बनी, इलेक्शन हुआ, सरकार बनी, तो 1951 में नेहरू जी सरकार में थे, उधर राष्ट्रपति जो हैं राजेंद्र प्रसाद सरकार थे। संविधान बन चुका था 1950 के बाद, संविधान बन गया, सरकार बन गई, लेकिन लोगों की दिक्कतें दूर नहीं हुई। संविधान का असली मकसद जो था वो था कि
लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सब रूप से समान करने का अधिकार था, एक तरीके से बराबरी पर लाने का अधिकार था। इसके लिए नेहरू जी एक विचार कर रहे थे। देखना, अब देखो जो लोग नेहरू को ये मानते हैं कि नेहरू किस तरह के प्रधानमंत्री थे, उनको ये समझ में आएगा नेहरू और इंदिरा गांधी कैसे प्रधानमंत्री रहे। नेहरू जी विचार कर रहे थे कि भाई समानता देनी चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 13 के अलावा आपको एक भूमि सुधार आपको पढ़ेंगे आर्टिकल 19F में, जो अब नहीं है, और अनुच्छेद 31 में। ठीक है, 19F और अनुच्छेद 31, इन दो में चर्चा है किसका? भूमि का। ठीक है, और इसके अलावा आपने सुना भी होगा कि संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 से हटा दिया गया था, अनुच्छेद 31 में ही शामिल था और 19F में शामिल था, इन दो में शामिल था। क्या संपत्ति का अधिकार, ये भी समझ में आएगा। दरअसल क्या था कि पहले संपत्ति का अधिकार ये बताता था कि आप कितनी भी जमीन रख सकते हो, जो संपत्ति है वो आपकी ही रहेगी, आप अपनी संपत्ति को बेच सकते हो, आप अपनी संपत्ति खरीद सकते हो, आप अपनी संपत्ति दान में दे सकते हो, आप अपनी संपत्ति गिफ्ट में दे सकते हो, आप अपनी संपत्ति है भाई, मौलिक अधिकार है आपका, निजी संपत्ति कुछ भी कर सकते हो। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 31 और 19F में संपत्ति का अधिकार में जोड़ा गया। लेकिन यहाँ 1951 में पहला संशोधन हुआ, और हुआ क्या मामला ये देखें कि भूमि सुधार के लिए लोगों के पास, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जिनके पास जीने का साधन नहीं था, उसके लिए नेहरू जी ने व्यवस्था की कि भाई ऐसा करते हैं कि जिन पे ज़्यादा संपत्ति है उनसे संपत्ति लेकर, या सब में बराबर संपत्ति मिल जाए, कुछ ऐसा करते हैं। इसके लिए उन्होंने भूमि सुधार किया। भूमि सुधार में क्या किया? दो चीज़ें। एक तो उन्होंने जमींदारों पे पाबंदी लगा दी। आपको पता है कि पहले जमींदार हुआ करते थे, लगान वसूलने के लिए लगान लगाया करते थे। तो जमींदार एक ऐसा वर्ग था जो फ्री में मौज मारा करता था, कुछ काम तो करता नहीं था। ठीक है, किसान मेहनत किया करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जमींदार जो बीच वाली मामला है ना, सरकार और किसान के बीच, जमींदार बीच में आता था लगान वसूल करने के लिए, उन्होंने कहा जमींदार को हटा दो, डायरेक्ट सरकार और किसान के बीच संपर्क रखो जैसा आज है। ठीक है, ये किया गया। इसके अलावा एक सीलिंग व्यवस्था की है। सीलिंग व्यवस्था कहती है कि भाई जमीन एक लिमिट में हो। मान लो किसी के पास 500 एकड़ जमीन है, किसी के पास 1000 एकड़, पहले जमींदार हुआ करते थे। इसके अलावा किसानों के पास बहुत बहुत जमीन हुआ करती थी। तो पता चला कि अमीर और अमीर होता जाए, एक आदमी एक वर्ग तो ऊंचा होता जाए, एक वर्ग बहुत नीचे हो जाए, और फिर ऊपर से हम कर रहे हैं आर्थिक समानता देंगे। ये तो कहीं ना कहीं से दिक्कत थी, इसलिए सीलिंग की व्यवस्था की गई। यानी कि जमींदार जो थे वो पद हटाया गया कि जमींदार मामला यहाँ से हटाओ। इसके अलावा सीलिंग करो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनसे ज़मीन सरकार लेकर का मतलब ये था नहीं था कि फ्री में ले हड़पने का मतलब था उनसे उनको पैसा मुआवजा दे दे, पैसा दे दे, और एक लिमिट कर दे कि हाँ इतनी ही ज़मीन आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, जो पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और की उन्होंने, ये जो है नेहरू जी का प्लान था सारा करने का। इसके अलावा एक चीज़ थी कि शिक्षा में सुधार हो। अब शिक्षा सुधार के लिए उन्होंने क्या करा कि आर्टिकल जो है 46 ये कहता है कि SC OBC आर्टिकल 46 जो है वो है नीति निर्देशों तत्वों में। ये जो कहता है कि भाई OBC हो, SC हो, या कह सकते हैं निम्न वर्ग का हो या कमजोर वर्ग का व्यक्ति हो, उनको हम शिक्षा में आरक्षण तो नहीं लिखा, लेकिन इतना कह लिखा है कि हम उनके शिक्षा के लिए या उनके उद्धार के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो इसके लिए उन्होंने एक काम और करा। काम ये किया कि अनुच्छेद 15 में जो है उन्होंने एक अनुच्छेद 15 का 4.4 जोड़ दिया, जिसमें कह दिया कि आप आरक्षण ले सकते हो निम्न वर्ग के व्यक्ति को। ये सारी व्यवस्थाएं नेहरू जी प्लान में थी। अब हुआ क्या मामला, जैसा मैंने लिखा है कि अनुच्छेद 19F और 31 तो ये कहता है कि संपत्ति का अधिकार है भाई, हम कितनी भी संपत्ति रह सकते हैं। लेकिन 39B और C कहता है कि आय का समान वितरण होगा, और ये 39B का में है DPSB में, नीति निर्देशक तत्व में। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है पहले ये समझ लो। मौलिक अधिकार हमारे अधिकार हैं जो हमें मिले हुए हैं, उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन DPSP जो है वो राज्य के कर्तव्य होते हैं। राज्य चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो ना कर सकता है। लेकिन राज्य ने चाहा कि हम आय का वितरण समान करें, ऐसा नहीं करें सब किसी एक पे ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा ही रहना, कोई गरीब हो जाए तो गरीब और होता जाए। इसलिए नेहरू की कोशिश अच्छी थी, प्रयास अच्छा था।
और यानी कि 39B को पूरा करने में 19F और 31 आड़े आ रहे थे। आड़े इसलिए क्योंकि वो लोग तो नाराज हो जाएंगे जिनके पास अपार संपत्ति है, वो तो कहेंगे मैं क्यों दूं, मैं तो ऐसे किसी भी नियम बनाने के खिलाफ हूं जो मुझसे मेरी संपत्ति अनलिमिटेड है तो उससे रोकना चाहता है। मेरी मर्जी है, मैं कितना भी रखूं, मेरा मौलिक अधिकार है, 19F और 31 में मुझे दिया भी गया है संविधान में, तो मैं क्यों ना रखूं। और ऐसे में जब लिखा हुआ है कि आप अनुच्छेद 13 के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ था कि शिक्षा के आधार पर हम क्या करेंगे, समानता देंगे, या ओबीसी एससी निम्न वर्ग को कमजोर वर्ग को हम लोग समानता देंगे, हर मामले में शिक्षा में भी समानता देंगे। तो यहाँ तो सरकार कर रही है, लेकिन ये आड़े आ रहा है। 14 ये कहता है कि समानता अधिकार है, सब समान रहेंगे, जब सब समान रहेंगे तो फिर हमसे अधिकार क्यों छीना जा रहा है। 15 ये आ रहा है कि भाई धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, कौन कह रहे हैं, ये बड़े लोग के वर्ग कह रहे हैं कि यार आप बड़े लोगों को आरक्षण नहीं दोगे, निम्न वर्ग को आरक्षण दे रहे हो, ये तो भेदभाव है साफ साफ। आप जनरल वालों को आरक्षण नहीं दे रहे हो, एससी ओबीसी या निम्न जाति को, या कह सकते हैं विशेष जनजातियों को तो आरक्षण दे रहे हो। तो ऐसे में पेश तो आना था, क्योंकि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार आपस में लड़ रहे थे। नीति दृष्टि तो जो राज्य के कर्तव्य थे, मौलिक अधिकार जो हमारे अधिकार थे, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। और ऐसे में केस आते हैं, और पहला केस आया था मद्रास बनाम चंपाकम दोराईजन का मामला। ठीक है, मद्रास बनाम चंपाकन, ये मामला क्या था, मद्रास का मामला था, ये उन्हीं मामलों में था। समझ लेना, एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ। 3-4 केस में बहुत मुश्किल होता समझने के लिए, बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं बहुत आसानी से कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। तो मद्रास बनाम चंपा का मामला क्या था कि ये मद्रास में ये मामला उठा कि बड़े वर्ग को आप आरक्षण नहीं दे रहे हो, छोटे वर्ग को शिक्षा में आरक्षण दे रहे हो, ये तो खिलाफ पर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। हम अनुच्छेद 13(2) के जरिए कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और ये गए, अब ये वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को खारिज कर दिया। खारिज ये कर दिया कि भाई संशोधन करके तो 1951 में संशोधन हुआ, ये लिखा हुआ है। 1951 में पहला संशोधन कराया नेहरू जी ने, उसमें 15(4) जोड़ दिया, ठीक है, जिसमें आरक्षण दे दिया। 15(4) जोड़ दिया जिसमें आरक्षण दे दिया। और 31 का और 31 में का और खा पॉइंट 2 जोड़ दिए, पहले केवल 31 फिर का और खा जोड़ दिए। उसके अलावा नवी अनुसूची जोड़ दी। 31 का और खा में लिख दिया कि भाई संपत्ति पर कहीं ना कहीं से जो अंकुश लगाया जा सकता है आपकी संपत्ति पर, आप जितनी चाहें उतनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, सरकार जैसा चाहे कुछ प्रयास कर सकती है ताकि आय वितरण सब लोगों में समान हो जाए। नवी अनुसूची में ऐसी पॉइंट जोड़ दी जो लिख दिया कि नवी अनुसूची में जो बात भी लिखी गई होगी, क्या लिखी गई इस पर चर्चा बाद में करेंगे, जो बात भी लिखी गई होगी उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं है, ये अनुसूची है। और वहाँ अनुसूची में भाई जो लिख गया वो लिख गया। और यहाँ उन्होंने लिख दिया कि संपत्ति को लेकर भी है नवीन अनुसूची। उन्होंने कहा संपत्ति का अधिकरण जो होगा वो सरकार के हिसाब से होगा। पहला संशोधन हुआ, इसके अलावा 15(4). तो ध्यान रखना, पहले संशोधन में क्या क्या बात रखी गई, 31 का और खा जोड़े गए, नवी अनुसूची जोड़ी गई, और 15 में चौथा पॉइंट आरक्षण को लेकर जोड़ा गया, जो एससी ओबीसी सबका आरक्षण था। चलिए, मद्रास बनाम चंपा का मामला था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत आप कर सकते हो संशोधन, और आप संशोधन कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, सरकार की बातें मान ली गई, क्योंकि आप कहीं भी जाते भाई 1951 के बाद लिखवा तो कहाँ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने सरकार ने कहाँ लिख दिया, मौलिक अधिकार में। आप मौलिक अधिकार के उल्लंघन को जाओगे, मौलिक अधिकार तो है ही पहले से भाई, 15(4) तो मौलिक अधिकार ही है, आप कहाँ से लेकर जाओगे इसको। इसके लिए मामला खत्म हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, मामला सिर्फ इतना था कि मद्रास बनाम चंपा के मामले में शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि मौलिक अधिकार में पहले से मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। चलेगा। इसके अलावा 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ, जिसमें 15 के 5वें पॉइंट में ये जोड़ा गया, उसी पॉइंट में कि आरक्षण सिर्फ छोटी मोटी गवर्नमेंट या कह सकते हैं सरकारी या कह सकते हैं सार्वजनिक मामलों में नहीं होगा, यानी कि प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण आपको मिलेगा। जैसे IIT IIM बड़े बड़े कॉलेज संस्थान होते हैं, इनमें भी आरक्षण मिलता है, SC OBC इन सबको। ठीक है, आरक्षण पूरी व्यवस्था एक अलग है। मैं चाहता हूँ कि एक आरक्षण पर भी हम लोग पूरा एक टॉपिक तैयार करें, ठीक है, और उस पर विशेष चर्चा करें। चलो, मौका मिलता है तो करेंगे। तो समझ में आ गया पहला मामला क्या था। चलिए दूसरा मामला देखते हैं।
दूसरी मामला था शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ का। ये बड़ा नाम सुना होगा आपने। शंकरी प्रसाद तथा भारतीय संघ का क्या अधिकार था? ये मामला था कि संपत्ति के अधिकार को लेकर। भाई यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि शंकरी प्रसाद के वकील साहब पहुँच गए कि अनुच्छेद 13 मौलिक क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसके जरिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13(2) मौलिक अधिकार के खिलाफ कानून बनाया जाएगा, तो फिर वो कानून कैसे कारगर होगा? मतलब ये हुआ कि आप अनुच्छेद 368 के तहत क्या मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं? नहीं साहब, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते आप। 13(2) कहता है कि ऐसे कोई भी संशोधन जो मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं वो संशोधन नहीं माने जाएंगे, वो संशोधन नहीं माने जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपने 1951 में पहला संशोधन कर लिया, लेकिन हमें ये तो बताइए आपने संशोधन किया वो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के हिसाब से किया, ठीक है, लेकिन एक बात तो बताइए कि 13(2) तो कहता है कि आप संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन में आता है, ठीक है। ये क्यों कह रहे थे? ये शंकरी प्रसाद मामला ये था कि जमींदारी कायम रहे, उच्च वर्ग कायम रहे, क्योंकि इन्हें पता था कि जो 1951 का संशोधन मान लिया गया जिससे जमींदार मामला खत्म हो जाए, लैंड सीलिंग हो जाए, यानी कि लिमिट में ही आप जमीन रख पाओ, ये मामला कायम रहे, हम बचे रहें। इसलिए शंकरी प्रसाद के वकील ने ये दिया कि 13(2) के तहत आप नहीं कर सकते संशोधन, जो 1951 का संशोधन किया है वो है ही गलत। आप कोई बात नहीं जोड़ सकते, मौलिक अधिकार में कुछ भी नहीं कर सकते चेंजिंग। ये क्यों जोड़ा गया 15(4) को, या अनुच्छेद 31 में का और खा क्यों जोड़े गए हैं? इस बात के खिलाफ थे। लेकिन सरकार किसकी थी? नेहरू जी की सरकार थी। और कहते हैं जब सरकार अच्छी हो, पूरे दर्जे पर हो, सरकार फुल पावर में हो, तो सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा ढीला रहता है। और हुआ ये कि शंकरी प्रसाद के मामले में भारतीय संघ के खिलाफ केस करा था उन्होंने। भारतीय संघ का मतलब है कि सरकार के खिलाफ केस किया गया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन